हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनु मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टाटा मिड कैप ग्रोथ फंड के बारे में। तो मैं आपको इस वीडियो में टाटा मिड कैप ग्रोथ फंड का रिव्यू करके बताने वाला हूं और वीडियो पूरे डिटेल में होगा। मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा एक्सेल शीट में, और मैं आपको लास्ट में आपको कंक्लूजन में भी बताऊंगा आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितने साल तक करना चाहिए और कब तक करना चाहिए, मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं टाटा मिड कैप ग्रोथ फंड के बारे में। यहाँ पे इसका जो लॉन्च ऑन डेट है वो 1 जनवरी 2013 है। तो बेसिकली इस फंड को 11.4 इयर्स हो चुका है, और इसके कैटेगरी रिटर्न देखिए 11.4 इयर्स में 19.46% तक का रिटर्न है। लेकिन इस जो पर्टिकुलर फंड में जो रिटर्न है 11.4 इयर्स में 21.5% तक का रिटर्न है। मतलब आप देख पा रहे हैं कि इसने अपने कैटेगरी को 2% से बीट कर रखा है लॉन्ग रन में। तो एक अच्छा खासा रिटर्न है, एक मैसिव रिटर्न है। आप मैसिव रिटर्न मान सकते हैं क्योंकि 20% के ऊपर रिटर्न है, तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा रिटर्न मान सकते हैं इसे। अगर मान लीजिए आपने इसमें 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया 10 साल तक कंटिन्यूअसली हर महीने 10,000 रुपए मतलब मंथली आपने एसआईपी किया 10 साल तक, तो आपका जो अमाउंट जो डिपॉजिट होता है वो 1,20,000 रुपीज डिपॉजिट होता है। 1,20,000 रुपीज आपका कन्वर्ट होके 4,40,21,000 रुपीज में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब आपका जो पैसा है लगभग 3.5x के करीब करीब आपका पैसा, मतलब 3.5 गुना आपका जो पैसा बढ़ा है यहाँ पे, जो कि बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है। आप इन्वेस्टमेंट की पावर यहाँ से समझ पा रहे होंगे। और मान लीजिए आपने इसमें ना इन्वेस्ट कर दिया, आपने इसमें गोल्ड में क्या होता है इन्वेस्टमेंट, और 1,000 रुपीज क्या होता है 10 ईयर्स तक कंटिन्यूअसली, तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो 1,20,000 रुपीज, आपको 1,20,000 रुपीज कन्वर्ट हो जाता है 1,98,000 रुपीज में। मतलब आपका जो पैसा ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। मतलब ऑलमोस्ट डबल मतलब यहाँ से 40,000 रुपए कम आप मान सकते हैं, तो डबल नहीं है, मतलब आप मान सकते हैं कि हाफ गुना ही बढ़ा है, मतलब ज्यादा नहीं बढ़ा है। और अगर एफडी में करते तो 1,74,000 रुपीज हो जाती। तो आप देख पा रहे डिफरेंस, मतलब एफडी और इस फंड में जो आपको रिटर्न मिल रखा है उसका डिफरेंस देख पा रहे हैं। तभी आपको कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी होता है, चाहे आप किसमें भी करें, इस फंड में करें या फिर कोई दूसरे फंड में करें या फिर आप गोल्ड में करें, इन्वेस्टमेंट थोड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि एफडी आप करते हैं तो वहां पे इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न आपको मिलते नहीं है। तो रिटर्न बहुत ही कम मिल रखा है, आप देख पा रहे हैं। और रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो इसमें रिटर्न एवो एवरेज है, डेफिनेटली एवो एवरेज माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे इसने अपने कैटेगरी को डेफिनेटली बीट कर रखा है, वो भी 2% से बीट कर रखा है, और 20% के ऊपर रिटर्न है, तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा रिटर्न है। रिस्क वर्सेस रिटर्न की बात करें तो वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो एवरेज है, मतलब इसने कैटेगरी के हिसाब से इसने एवरेज रिस्क लेके चला है। और अगर आप ओवरऑल बताएं तो मिड कैप में जो कैटेगरी में है उसमें इसका जो रिस्क है वो एवरेज है। आप ये मत समझिए कि ओवरऑल इसका रिस्क एवरेज है, क्योंकि आप ये समझ के फिर जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिड कैप कैटेगरी है तो यहाँ पे रिस्क बनता है, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप थोड़े रिस्की होते हैं। तो ये मत समझिए कि ये रिस्की नहीं है, लेकिन मिड कैप कैटेगरी के हिसाब से और मिड कैप के हिसाब से इसका जो रिस्क है वो एवरेज है। क्यों है ये आगे हम मार्केट कैपिटल और सेक्टोरल एलोकेशन से पता लगाएंगे। अगर आप मान लीजिए इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप एसआईपी कर सकते हैं 100 रुपए से। आपके पास अगर 100 रुपए आप मिनिमम एसआईपी हर मंथ 100 रुपए कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 1,000 रुपए से वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत ही कम अमाउंट में आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर इसके लॉक इन पीरियड की बात करें तो लॉक इन पीरियड कुछ भी नहीं है, आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं सेल करके। एएम साइज की बात करें, मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 3,637 करोड़ रुपीस तक का इसमें इसका एयूएम साइज है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो एयूएम साइज बेसिकली क्या है कि कितना अमाउंट इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टेड है। तो इसमें देख पा रहे हैं 3,637 करोड़ रुपीस इन्वेस्टेड है। मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा है अगर एम साइज कम है तो इसमें थोड़ा भरोसा, इस फंड पे जो भरोसा है थोड़ा ज्यादा नहीं रहता है। और अगर एम साइज बहुत ज्यादा है तो उसमें क्या होता है, फंड मैनेजर को दिक्कत हो जाती है इसमें मैनेजमेंट करने की, क्योंकि वो कभी कभार क्या करते हैं कि इतना ज्यादा एम को मतलब मैनेजमेंट नहीं कर पाते। तो उसमें आपने कई बार देखा होगा कि जो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है उसका जो 47,000 करोड़ रुपीस तक का एम साइज हो चुका है, तो बीच बीच में वन टाइम इन्वेस्टमेंट बंद कर देते हैं और बोलते हैं कि नहीं यार आप लमसम मत करो, आप एसआईपी चालू रखो। तो ये चीजें जो उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो रीजन ये कि उनका एम साइज बहुत ज्यादा हो चुका है। तो अगर मैं फंड मैनेजर मैनेज कर लेते तो कोई इशू नहीं रहती, कोई पार्शियल इफेक्ट पड़ता है, कोई ज्यादा बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप बात करें इसका ईएम साइज जो बेस्ट माना जाता है वो है 10,000 करोड़ रुपीज से लेकर 30,000 करोड़ रुपीज। तो यहाँ पे 3,637 करोड़ रुपीज है इतने साल में। तो ईएम साइज में मैं इसको नेगेटिव फीडबैक दूंगा। ईएम साइज थोड़ा और ज्यादा हो सकता है, थोड़ा ज्यादा भरोसा भी रहता है, थोड़ा ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है, इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि 3,637 करोड़ इतना ज्यादा बुरा भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको इसको कम मानूंगा, 5,000 करोड़ से ज्यादा होता तो थोड़ा बहुत अच्छा कहता मैं इसे। एक्सपेंस रेशियो में अगर बात करें तो 1% से नीचे होना चाहिए, मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा है, और यहाँ पे 1% से नीचे है तो ये ठीक ठाक है। एक्सपेंस रेशियो बेसिकली होता क्या है कि आप जब अपने फंड मैनेजर को कुछ उसका जैसे आपको वो दिमाग लगा के इन्वेस्टमेंट करके आपको प्रॉफिट दिलवा रहे हैं, आप तो दिमाग लगा नहीं रहे, तो इसलिए आपको
रिटर्न जो है मतलब जो रिटर्न का जो हिस्सा होता है 0.76% वो आपको देना पड़ता है फंड मैनेजर को एज ए फीस। तो यहाँ पे 1% से नीचे तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा एक्सपेंस रेशियो है, लेकिन इससे थोड़ा कम हो सकता है। मैं मानता हूँ 0.6 या 0.5% हो सकता था, क्योंकि लॉन्ग रन में आप ये जो पॉइंट का जो असर देख रहे थे बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस है, लाखों में डिफरेंस आ जाता है। टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें तो अगर आप मान लीजिए अपने 1 साल तक से पहले आपने प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट मान लिया, तो आपको 15% तक आपको टैक्स देना 15% तक आपको मतलब टैक्स देना पड़ेगा अपने प्रॉफिट पे, अगर आप इंडियन टैक्स इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं तो। अगर मान लीजिए अपने 1 साल से बाद आपने सेल करा, प्रॉफिट बुकिंग करी, तो आपको 10% तक का टैक्स देना पड़ेगा अपने प्रॉफिट पे, अगर आप इंडियन टैक्स स्लैब में आते हैं तो। और आपने मान लीजिए 1 साल पहले सेल करा तो आपको 1% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा, और अगर मान लीजिए 1 साल के बाद सेल करा तो आपको 0% तक आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। और सबसे मेन बात पे आते हैं मार्केट कैपिटल पे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो मिड कैप में है इसका 67.28% तक का कैपिटल है, और स्मॉल कैप में 21.72% तक एलोकेशन। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो रिस्क है बहुत ही हाई ले रखा है, क्योंकि स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा एलोकेशन आप देख पा रहे हैं 21.72% तक का, और लार्ज कैप में 8.47% तक का, और डेप्ट एंड अदर्स में आप देख पा रहे हैं 2.5% तक का एलोकेशन। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो इन्होंने 87 या 88% तक का रिस्क ले रखा है, और 11 या 12% तक का इनका रिस्क जो है थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज कर रखा है। आप देख पा रहे हैं मतलब थोड़ा बहुत इन्होंने इसको ठीक कर रखा है। तो देखिए तो रिस्की बहुत ज्यादा है, मैं आपको ये बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मिड कैप कैटेगरी में जो इनका इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप में मिला के ही इनका 87% तक का एलोकेशन है, तो डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा रिस्की है, लेकिन कैटेगरी के हिसाब से ये एवरेज रिस्क लेके चलता है। तो अब एवरेज रिस्क इसीलिए क्योंकि यहाँ पे लार्ज कैप और डेप्ट डेप्ट जो डेप्ट और अदर्स है, मतलब कैश के फॉर्म में या फिर डेप्ट फंड जो है उसमें जो इन्वेस्टमेंट है, तो 10 से 11% थोड़ा सेफ चल जाता है, इसलिए थोड़ा एवरेज पे आ जाता है। अब सेक्टरल एलोकेशन की बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर में इसका 16.74% तक एलोकेशन है। सेकंड में आता है कैपिटल गुड्स जिसमें 15.53% है। थर्ड आता है हेल्थ केयर जिसमें 11.27% है। फोर्थ में आता है कंस्ट्रक्शन जिसमें 7.96% है। उसके बाद फिफ्थ में आता है आपका सर्विसेज जिसमें 7.96% है। उसके बाद आता है आपका मटेरियल्स जिसमें 6.16% है। उसके बाद है ऑटोमोबाइल्स में 5.82% तक एलोकेशन है। उसके बाद आता है आपका मेटल्स एंड माइनिंग जिसमें 5.41% तक एलोकेशन है। उसके बाद केमिकल्स आता है जिसमें 4.78% तक एलोकेशन है। उसके बाद टेक्नोलॉजी आता है जिसमें 2.97% तक एलोकेशन है। उसके बाद एनर्जी आता है जिसमें 2.83% तक एलोकेशन है। उसके बाद कम्युनिकेशन आता है जिसमें 2.66% तक एलोकेशन है। उसके बाद आपका कंज्यूमर स्टेपल्स आता है जिसमें 2.45% तक एलोकेशन है। उसके बाद टेक्सटाइल्स आता है जिसमें 2.08% तक एलोकेशन है। उसके बाद आपका कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी आता है जिसमें 2.01% तक एलोकेशन है। उसके बाद आपका डाइवर्सिफाइड आता है जिसमें 0.84% तक एलोकेशन है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रॉपर्ली इन्होंने डाइवर्सिफाई कर रखा है, यहाँ पे जो ऊपर के जो सेक्टर है फाइनेंशियल सेक्टर, कैपिटल गुड सेक्टर, उसके बाद आपका हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन और सर्विसेज, जो ये टोटल जो 5 सेक्टर है, इनका 5 सेक्टर पे टोटली डिपेंडेंट करता है जो इनका प्रॉपर जो आपको रिटर्न दे रहा है। तो अगर मान लीजिए 5 सेक्टर अच्छा खासा परफॉर्मेंस देता है तो आपको डेफिनेटली ये फंड भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देगा। और फंड मैनेजर की बात करें तो एक ही फंड मैनेजर जो कि थोड़ा नेगेटिव पॉइंट लगा, अगर फंड मैनेजर 2-3 रहते तो थोड़ा अच्छा खासा रहता। तो फंड मैनेजर सतीश मिश्रा उनका नाम है, और उनका जो एक्सपीरियंस है 3.15 इयर्स का एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस के मामले में एकदम बढ़िया है, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि एक्सपीरियंस 1 या 2 इयर्स थोड़ा कम हो जाता है, 3 इयर्स के ऊपर हो जाता है तो थोड़ा ठीक-ठाक मान सकते हैं। कई सारे फंड मैनेजर जहाँ पे 8 से 9 इयर्स होते हैं, तो मैंने आपको बता रखा है कि एक्सपीरियंस के मामले में अगर 1-2 फंड मैनेजर थोड़ा बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो वो थोड़ा गाइडेंस देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक फंड मैनेजर तो थोड़ा बहुत यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक दूँगा। लेकिन यहाँ पे जो लेकिन जो एक है उनका एक्सपीरियंस ठीक-ठाक है, तो मैं इसको ठीक-ठाक भी मानूँगा। अब रेटिंग की बात करें तो इसको 4 आउट ऑफ 5 दे रखा है एज़ कंपेयर टू अदर मिड कैप फंड। अगर आप देखें तो आप कोई दूसरे मिड कैप फंड भी देख सकते हैं। क्वांट मिड कैप फंड हो गया आपका, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड हो गया, आपका दूसरे हो गए जैसे इन्वेस्टो इंडिया मिड कैप फंड हो गया। तो ऐसे आप कई सारे मिड कैप फंड देख सकते हैं जो कि इससे थोड़ा अच्छा खासा है, लेकिन ये भी कोई बुरा फंड नहीं है, क्योंकि आप देखिए तो मुझे ये एक फंड अच्छा लगा है। इसकी अच्छाई की बात करें तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कि ऑल टाइम रिटर्न इसमें अपने कैटेगरी को बीट कर रखा है, और 20% के ऊपर आपको रिटर्न दे रखा है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा मैसिव रिटर्न है लॉन्ग रन में। और अगर आप देखें तो इन्होंने जो रिटर्न है वो एवरेज डेफिनेटली कटर मतलब अपने कैटेगरी से दे रखा है, प्लस इसका जो रिस्क है वो एवरेज लेके चला है मिड कैप कैटेगरी के हिसाब से। लेकिन मिड कैप वैसे रिस्की रहते हैं, लेकिन मिड कैप कैटेगरी के हिसाब से इसने एवरेज रिस्क लेके चला है। और इसमें मिनिमम एसआईपी आप बहुत ही कम अमाउंट से कर सकते हैं, और वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कम अमाउंट से कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा खासा है।
जो नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पे जो है वो है एयूएम साइज। देखिए 11.4 ईयर्स हो चुके हैं और इसका एयूएम साइज अभी भी कम है, मतलब लोग इस पे भरोसा कम कर रहे हैं और लोग भी बहुत ही कम इन्वेस्टेड है। अगर ये 5000 के ऊपर होता, करोड़ के ऊपर होता, तो थोड़ा बहुत मैं ऐसे मानता कि हाँ ठीक ठाक है। एयूएम साइज में थोड़ा यहाँ पे कंसर्न है, लोग ज्यादा इस पे भरोसा भी नहीं कर पा रहे हैं। और एक्सपेंस रेशियो के बारे में अगर देखें तो 1% के नीचे ठीक है, अगर लेकिन यहाँ से 0.6% या 0.5% होता तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंस रेशियो है अगर देखा जाए तो। यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव मैं बोलूंगा, लेकिन इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, थोड़ा ठीक ठाक है। डाइवर्सिफिकेशन की बात करें, प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाइड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा रिस्क ले लिया, थोड़ा सा कम रिस्क हो सकता है अगर लार्ज कैप में थोड़ा ज्यादा एलोकेशन होता, और यहाँ पे स्मॉल कैप में थोड़ा कम कर देते। यहाँ पे 21.72% तक का कैपिटल है तो थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो यहाँ पे लार्ज कैप में थोड़ा ज्यादा हो सकता था। तो यहाँ पे थोड़ा मैं नेगेटिव फीडबैक दूंगा। बाकी फंड मैनेजर एक दो हो सकते थे, लेकिन एक है, लेकिन वो एक्सपीरियंस है तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, इतना ज्यादा बुरा नहीं कह सकते, लेकिन एक दो और हो सकते थे। फंड मैनेजर 2 से 3 होते थे, थोड़ा बहुत अच्छा होता है, प्रॉपर्ली डिस्कस करके थोड़ा बहुत अच्छा खासा गाइडेंस मिल सकता था। तो ओवरऑल देखें तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि एक अच्छा खासा फंड है, कोई बुरा फंड नहीं है। 11.4 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन याद ध्यान रखें इसमें कुछ कुछ नेगेटिव पॉइंट जो मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है। हाँ, और अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपका टाइम फ्रेम डेफिनेटली 7 से 10 साल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये एक रिस्की फंड है। और यहाँ पे आप देख पा रहे सेक्टरल जो स्मॉल कैप फंड है उसमें स्मॉल कैप में कितना ज्यादा एलोकेशन हो रखा है, तो वो भी आप कंसिडर करिए। ये मत सोचिए कि मतलब ये कम रिस्क लेके चलता है, एवरेज रिस्क लेके चलता है कैटेगरी के हिसाब से, ऐसा नहीं है। ये रिस्की फंड है। तो आपके पास टाइम फ्रेम 7 से 10 साल है, तो डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो लेकिन आप खुद रिसर्च करिएगा, इसमें कई सारे मिड कैप फंड है जो कि थोड़ा अच्छा खासा इससे रिटर्न देते हैं और एक अच्छा खासा आपको रिस्क भी एडजस्ट करके देते हैं। तब इसको रेटिंग जो 5/5 रेटिंग वाले फंड है जो मैंने आपको अभी मेंशन करे थे, आप उसमें भी रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन आप याद याद रखें, आपका पोर्टफोलियो ओवरलैप नहीं होना चाहिए, डाइवर्सिफाई प्रॉपर्ली करिए। ये नहीं कि ओवरलैप कर दिया आपने, दो दो मिड कैप में ले लिया और दोनों का पोर्टफोलियो ओवरलैप कराए, कभी मत करिएगा। तो ये ओवरऑल आप रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।